न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। जैसे हमने सेकंड लॉ में कंजर्वेशन पढ़ा था मोमेंटम का, तो हमने वहां पर अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उन दोनों पे फोर्स लगी है, सपोज ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, और ये दोनों पार्टिकल इस तरीके से है कि इसका मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, और ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन फोर्स से ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब इसने फोर्स इस पे लगाई और इसने फोर्स इस पे लगाई, इसने फोर्स लगाई इस पे F1, इसने फोर्स लगाई इस पे F2। क्लियर? और दीज टू फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम सेम होगा। मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 जो होगा 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। और अगर दोनों को मैं डेल्टा T से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज F1 और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T इज F2। ये क्या निकल के आया? दिस इज द थर्ड लॉ। यानी न्यूटन सेकंड लॉ में ही थर्ड लॉ इंक्लूडेड था। क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे तो लगाएगा इमीडिएटली। कोई भी इसमें टाइम गैप नहीं होगा कि भैया पहले फोर्स ने लगा दिया, उसके आधा घंटे बाद दूसरा फोर्स लगा। नो, देयर इज नो टाइम गैप। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पहले ने फोर्स लगाई तो इस वजह से दूसरे ने फोर्स लगाई, या दूसरे ने फोर्स लगाई है और उस वजह से पहले ने फोर्स लगाई। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है, अगर मैंने उसको कॉल किया कॉज, तो उसकी वजह से दूसरे ने दिया रिएक्शन। सो देयर इज अ कॉज एंड ड्यू टू दैट कॉज देयर इज अ रिएक्शन। तो फॉर एवरी कॉज देयर इज अ रिएक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन कॉज है कौन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम गैप नहीं है इनके बीच में। बात समझ में आया? किसी भी फोर्स को मैं कॉज को डिक्लेयर कर सकता हूं और किसी को भी मैं उसका रिएक्शन डिक्लेयर कर सकता हूं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉज है कौन सा रिएक्शन। बस ये चीज ध्यान रखना कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करती हैं, दे एक्ट्स इन पेयर। पेयर में एक्ट होने का मतलब मेरा कहने का यह है कि देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट्स। सिंगल ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स नहीं लगती, सिंगल बॉडी पर ये फोर्स काम नहीं करती। पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूटन्स थर्ड लॉ ने ये चीज क्लियर कर दिया कि हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड फोर्स भी नेचर में नहीं होती। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कांट एग्जिस्ट। जितनी भी फोर्सेस हमारे नेचर में आती हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करती है। अब चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में हो, दोनों में एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है? अब तीसरी चीज, जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में ही होने चाहिए, मतलब टच करने चाहिए। ठीक है? अगर वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है तब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, टेंशन, है ना, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब के सब हमारे पास इन सब में एक्शन रिएक्शन जो लॉ है या न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है।
अच्छा, दूसरा, ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो? नेवर, यू कांट कैंसिल दीज फोर्सेस। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती है। इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इस पे लगने वाली फोर्स F2 है, इस पे लगने वाली फोर्स F1 है, आप इनको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये एक ही बॉडी पे होती तब आप इसको कैंसिल कर सकते थे। बात समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं, दो तरह की फोर्स हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ पे, जिनको हम इक्वल एंड अपोजिट बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स इस पे लगाई, तो इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स इस पे लगाई। सो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। लेकिन आपने देखा होगा गेम टग ऑफ वॉर, उसमें इधर भी हमारे पास फोर्स लगती है, इधर भी हमारे पास फोर्स लगती है। अगर ये F1 है, ये F2 है, तो मैग्नीट्यूड में देखता हूं F1 इज इक्वल टू F2, और अगर डायरेक्शन में देखता हूं तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का नेचर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इस टग ऑफ वॉर में, तो अगर ये बैलेंस है तो F1 इज इक्वल टू F2, इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो बेटा हम ये कहेंगे सर यहाँ पे भी तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो ये एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि ये सिंगल बॉडी पे काम करती है। सिंगल बॉडी पे जब दो फोर्सेस एक्ट करती हैं और वो दोनों इक्वल होती है, तो हम इनको बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। बैलेंसिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिंगल बॉडी, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स इन पेयर, एंड फॉर ईच बॉडी देयर इज अ सिंगल फोर्स। सो हम इनको बैलेंसिंग फोर्स नहीं बोल सकते। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती कभी भी, दे आर नॉट बैलेंसिंग फोर्स। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो उस केस में सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगी, तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 दैट इज इक्वल टू जीरो, सो नेट फोर्स इज जीरो। बात समझ में आया? सिंगल बॉडी पे अगर दो फोर्स लगेंगे, दे आर एक्शन रिएक्शन, दे आर बैलेंसिंग फोर्स। और अगर पेयर में कोई सिस्टम है हमारे पास, तो उस केस में एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये चीज क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव फोर्स लगे जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, या हमारे पास रिपल्सिव फोर्स लगे जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों केस के अंदर एक्शन रिएक्शन फोर्स का बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। कूलम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि उसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर की टर्म पे कंसिडर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने पढ़ा है कि हम उसको एक्शन रिएक्शन की टर्म पे पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हमारे पास दूसरी चीज आती है, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और वो हमारे पास मोशन में है या एक्सेलरेशन में है, सो फोर्स applied on a body to its acceleration gives inertial mass, and force applied on a body to its gravitational acceleration is called gravitational mass। यानी अगर किसी बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया और उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स अप्लाइड टू द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शियल मास। ठीक है? एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, एक्सपेरिमेंटली mi इज इक्वल्स टू mg।
लेकिन इसके बीच में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, जब हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पर आप समझोगे कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, इनर्शियल मास की और ग्रेविटेशनल मास की। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्शियल मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ में हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अब बात आती है हमारे पास इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एफबीडी। एफबीडी मींस जानते हो? तो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप कोई भी न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। न्यूटन्स लॉ से क्या, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जिसमें फोर्स का बिहेवियर है और उसको एनालिसिस करना। सॉरी। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो पहली बात तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? एक ऐसा डायग्राम जिसमें जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, उन सारी ऑब्जेक्ट को फोर्सेस को हम शो कर सकें, ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले हम एक बॉडी को चूज करेंगे और उसके ऊपर जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस आ सकती हैं, वो सारी फोर्सेस दिखा देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना हमारे पास कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो उस पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगती हैं, तो एक बॉडी पे एक ही लगेगी। ऐसा नहीं कि एक पे ही दोनों फोर्सेस दिखा दी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक बॉडी के लिए एक ही होती है और वो पेयर में काम करती है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं कैसे। सपोज जो भी हमने ऊपर डायग्राम लिया था, एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। ये मेरे पास एक सिस्टम है ए और बी का, और ये सरफेस पे रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से हमने इस पे एक फोर्स लगाई, इस तरफ ए पर फोर्स लगाई ना, तो देखो यहां पर जहां पर भी कांटेक्ट होता है वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लग गई। तो यानी इस ए ने अपना नीचे की तरफ mg फोर्स लगाया, तो इस सरफेस ने इसको रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ। इसी तरह बी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया अपना ग्रेविटेशनल, तो इसने इसको रिएक्शन दिया। इस फोर्स, ये जो फोर्स एफ है, ये ए पर अप्लाई हुई, जिसकी वजह से ये जो कांटेक्ट हुआ है ए और बी का, ये वाला जो कांटेक्ट है, इस पे हमारे पास इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो बी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अब वो एफ नहीं होगी, वो मान लीजिए स्मॉल एफ है, तो जितना एक्शन इधर मिला उतना इसको एफ इधर मिलेगा। तो बेटर है इसको अलग अलग कैसे बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट अगर ए है, इस पे एक फोर्स तो एम ए जी डाउनवर्ड है, आर ए अपवर्ड है, एफ ऐसे काम कर रही है और स्मॉल एफ ऐसे काम कर रही है। बस समझ में आया? इसी तरीके से अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो बी पे क्या है हमारे पास? एफ ऐसे काम कर रहा है, एम बी जी डाउनवर्ड, और इसका नॉर्मल रिएक्शन आर बी ऊपर। तो अब एक बार यहां से देखो हमारे पास कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यानी ये ए एक्सेलरेशन इसके पास भी होगा और ये ए एक्सेलरेशन इसके पास भी होगा। बात समझ में आया बेटा? अब क्योंकि मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। सो हम यही तो लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो हम लिखते हैं आर ए इज इक्वल टू एम ए जी, और क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो एफ माइनस एफ दिस इज द नेट फोर्स। सो एफ माइनस एफ दिस इज द नेट फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। सिमिलरली अगर बी के लिए अप्लाई करूंगा, तो बी के लिए कैसे अप्लाई करूंगा बेटा? बी के लिए क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लगी है, सो दिस एफ gives mass of p into acceleration, and rb is equals to mbg.
बस अब आप इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए इनको। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इक्वेशंस को पुट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलिए, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। लिफ्ट में सपोज ये हमारे पास एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, इसके अंदर ये एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। रेस्ट पे होगी तब भी एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म मोशन में तब भी एक्सेलरेशन 0 है। फोर्स बनाइए, इसका मास की वजह से इसका वेट mg डाउनवर्ड, तो ये सरफेस इसको क्या देगी? रिएक्शन फोर्स देगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसके अलावा कोई और फोर्स पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको केस 1 कॉल कर लेता हूं। इसका मतलब हुआ कि R इज इक्वल्स टू mg, और जो R है वो क्या है? बेसिकली ये होता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्यों होता है ये? क्योंकि सपोज आपको ये बोला जाए कि ये जो बच्चा है ये हमारे पास एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो उस केस में जो इसका वेट mg डाउनवर्ड होगा तो वो इस वेइंग मशीन को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो वेइंग मशीन ऊपर की तरफ इसको रिएक्शन देगी R। तो जो वेइंग मशीन का रिएक्शन होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा इस वेइंग मशीन के अंदर। सो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी R। सो R गिव्स द एपरेंट वेट। तो जब हमारे पास एलिवेटर रेस्ट पे होती है या एलिवेटर यूनिफॉर्म मोशन में होती है, उस केस में वेइंग मशीन ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का या बॉडी का एग्जैक्ट वेट रीड करती है, क्योंकि यहां पर ये जो है हमारे पास रियल वेट है। क्लियर? सो apparent weight is equals to real weight when there is a uniform motion in elevator or elevator is in rest. Okay, सेकंड केस करते हैं इसमें। अगर यही एलिवेटर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, तो ये हमारे पास एलिवेटर है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो सिचुएशन वही होगी, mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर ही मिलेगी, इसके अलावा और कोई फोर्स एग्जिस्ट करती नहीं है। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास? n माइनस mg, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एपरेंट वेट n इज इक्वल टू mg प्लस ma। और यहाँ पे एक बात देखो, mg जो है वो क्या है? रियल वेट, और ये क्या है? एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट रियल वेट में ma जोड़ के आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ये mg से ज्यादा होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो एपरेंट वेट है दैट इज ग्रेटर देन द रियल वेट। तो जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगी तो जो बॉडी होगी वो ज्यादा हैवी फील होगी, उसकी जो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट। क्लियर? तीसरा केस कराता हूं आपको। अगर यही एलिवेटर नीचे की तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस n नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में n कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा mg माइनस ma। तो देखो यहां अगेन सिचुएशन क्लियर है कि जो एपरेंट वेट है दैट इज रियल वेट माइनस mg,
इतना रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं जो एपरेंट वेट है दैट विल बी लेस देन रियल वेट। उस केस में जो बॉडी का वेट होगा वेइंग मशीन में वो एक्चुअल वेट से लेस आएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि एलिवेटर नीचे की तरफ रिटार्ड हो रही है, ठीक है, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। अभी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन था, अब डाउनवर्ड रिटार्डेशन। तो इसमें क्या करना है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। mg नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब माइनस है। तो क्या प्रॉब्लम है, नेट फोर्स mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg प्लस ma। अगेन सेम सिचुएशन, जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा रियल वेट्स। इसका मतलब जब एलिवेटर नीचे की तरफ रिटार्ड होती हुई आएगी तो उस केस में जो बॉडी का वेट होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब सपोज जो हमने ये वाला केस पढ़ा था, थर्ड वाला, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, और ये तो क्या था, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। सपोज अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होते हुए आ रही है और आते आते जो लिफ्ट है उसमें वो जो रोप लगी हुई होती है, अगर वो रोप ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, मींस जैसे ही रोप ब्रेक हुई डाउनवर्ड, तो जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल हो जाएगी। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आने लगेगी, जी की वजह से वो आने लगेगी। फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ठीक है, फ्री फॉल। देखो ये हमारे पास एलिवेटर थी, ये वो बच्चा था, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अभी वो नीचे ए से आ रहा था, अगर फ्री फॉल हो गया दिस ए बिकम इक्वल टू जी। दिस इज द कंडीशन फॉर फ्री फॉल। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, mg माइनस एन दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। और ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू जीरो। n इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी वेइंग मशीन में रीडिंग जीरो आ गई। तो आज जो बॉडी होगी वो क्या कहेगा, अरे मैं तो वेटलेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो एपरेंट वेट होता है वो जीरो होता है। मींस उनका वेट जीरो नहीं होता लेकिन वो अपीयर होता है कि वो जीरो हो गया। क्लियर। एक इसी में जो ये डाउनवर्ड रिटार्डेशन का केस है, अगर इसमें ये वाला जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, अगर ये जी से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्पेशल केस करा रहा हूं, केस ऑफ डाउनवर्ड रिटार्डिंग लिफ्ट। ये हमारे पास लिफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, लिफ्ट ने दिया नॉर्मल रिएक्शन n, ये नीचे की तरफ इस रिटार्डेशन से आ रहा था। कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ये ग्रेटर हो जाए जी से, क्योंकि जी तो होगा ही होगा ना इसमें, अगर ये ग्रेटर हो जाए जी से तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बेटा जो हमारे पास
इफेक्टिव बिहेवियर आएगा वो ये आएगा कि इसके ऊपर जो फोर्स होगी, क्योंकि लिफ्ट जो है वो तो हमारे पास नीचे आ ही रही है, तो जो मैन होगा या में जो ये बॉडी होगी, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और जो सीलिंग है उस सीलिंग से हिट कर जाएगी, स्टक हो जाएगी. मैन और द बॉडी will move upward with respect to lift and stick to the ceiling of lift. अगर हमारे पास डाउनवर्ड रिटार्डेशन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम? अगर इस लिफ्ट के अंदर इस आदमी के अलावा क्या हो, एक बर्ड हो, तब क्या होगा? क्योंकि आदमी जो है वो फ्लाई तो कर नहीं सकता, बर्ड फ्लाई कर सकती है, तो बर्ड का फ्लाइंग केस समझते हैं. ठीक है, बर्ड इन अ लिफ्ट. तो सपोज ये बर्ड हमारे पास इस लिफ्ट के अंदर है, ठीक है. अब ये बर्ड जो है हमारे पास आराम से बैठी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर ये बर्ड फ्लाई करने लगे तो क्या होगा? इस पूरे सिस्टम का वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो बैठी रहे चाहे वो फ्लाई करे, कोई चेंज नहीं आएगा. तब तक नहीं आएगा जब तक ये बर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रही है. और अगर बर्ड अपवर्ड एक्सेलरेशन से फ्लाई करने लगे तो वेट बढ़ जाएगा सिस्टम का, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से फ्लाई करने लगे तो वेट डिक्रीज हो जाएगा. बात समझ में आया? ये केस में आपको लिखवा देता हूं. फर्स्ट है हमारे पास बर्ड, इसको लिफ्ट की बजाय केज कर लो, पिंजरे में बैठी है. बर्ड सिटिंग ऑन बेस ऑफ केज एंड स्टार्ट फ्लाइंग. जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी? अगर ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से बर्ड फ्लाई करती है तो नो चेंज इन वेट. सेकेंड केस, अगर ये बर्ड हमारे पास अपवर्ड एक्सेलरेशन लेके आती है तो उस केस में क्या हो जाएगा? सिस्टम वेट विल इंक्रीज. अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेके आती है तो सिस्टम वेट विल डिक्रीज. क्लियर? सर एक तो ये चीजें क्लियर हो गई. यस सर. एक और केस समझिए. बर्ड बैठी है और अगर बर्ड फ्लाई करने लगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका वेट डिक्रीज होने लगेगा. ठीक है, न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल में जाके ये चीजें फटाफट फटाफट क्लियर होने लगेंगी आपको. ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दे रहा हूं जहां पे हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड, उनको मैं सॉल्व कराता हूं आपको. चलो फर्स्ट केस लेके चलते हैं. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. क्लियर? इसका मास है हमारे पास m1, इसका मास है हमारे पास m2. आपने इधर फोर्स लगाया F. अभी तक जितनी भी सरफेस ले रहा हूं वो सब की सब स्मूथ सरफेस है. ठीक है, तो F फोर्स लगी
तो इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया n, तो इस सरफेस ने भी दिया n एक दूसरे के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में, उसको मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा वो बराबर लिया था हमने। ठीक है, तो अगर मैं इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो यहाँ पे F इस डायरेक्शन में हुआ, N इस डायरेक्शन में हुआ, M1G डाउनवर्ड हुआ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हुआ, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो एक इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल्स टू M1G, जिसका कोई यूज नहीं है, और इसका इंपॉर्टेंस है हमारे पास F माइनस N इज इक्वल्स टू M1A। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे के लिए बात करते हैं, दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन M2G R R2, ये R1 होगा, और ये सिर्फ एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी R2 इज इक्वल्स टू M2G, कोई यूज नहीं है, एंड दिस N इज इक्वल्स टू M2A। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, तो N की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F माइनस M2A इज इक्वल्स टू M1A, तो F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहां से आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम अपॉन सम ऑफ देयर मासेस। तो आप सीधा सीधा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास ले सकते हैं। और अगर A की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो आपको N मिल जाएगा, N इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। ठीक है, जो ये फोर्सेज होती हैं इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और ये वाली जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। डन। अब दो ऑब्जेक्ट के बजाय अगर तीन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे? एक केस और कर लेते हैं। सब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ तीसरा ऑब्जेक्ट है, और तीनों अब ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। तो MAG डाउनवर्ड, MBG डाउनवर्ड, MCG डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में लगी है फोर्स। सो मुझे बताओ इसको फटाफट सॉल्व करके कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, अगर ए निकालना है तो वो हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सीधा निकलेगा, इसको बार बार नहीं करना है। इसको समझ में आया? क्योंकि हमने जब कांटेक्ट में है तो ए का मतलब ये हुआ नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। आप सीधा कंडीशन ये लगाइए। सपोज इन दोनों के बीच में हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है, क्या है? N1। इन दोनों के लिए कांटेक्ट फोर्स अलग लगेगी, सपोज इट इज N2। आपको N1 और N2 निकालना है, तो देखो अगर N2 निकालना है, N2 कितना हो जाएगा? इसका मास अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू फोर्स। क्लियर? और अगर N1 निकालना है तो N1 कैसे निकलेगा? N1 इस कांटेक्ट के लिए, तो इसके इधर कितनी फोर्स मास है? 2, MB प्लस MC अपॉन M1 MA प्लस MB प्लस MC इंटू F। बस इस तरीके से करो, फटाफट आंसर आते हैं। बार बार आपको इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो आप अपना 1 मिनट खराब ही करोगे एग्जाम में। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन दूं? यस सर।
ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये है M1, ये है M2, ये है फोर्स लगी F और ये फोर्स लगी 35 न्यूटन की। ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, तो आप बताइए कि कितना एक्सेलरेशन हमारे पास जनरेट होगा। सो 5। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि जो उनकी कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स है वो कितनी होगी। अगर मैं इसको M2 कॉल करते हैं तो M2 के लिए M2G डाउनवर्ड हो जाएगा, R2 अपवर्ड हो जाएगा और यहां पर सिर्फ N होगा। और क्योंकि ये भी A एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है और ये भी A एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, जो N होगा वो कितना हो जाएगा, M2A। M2 कितना आया मेरा 5, एक्सेलरेशन कितना निकला 5, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 25 न्यूटन। बात समझ में आया? अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करना चाह रहे थे तो n का फॉर्मूला था हमारे पास m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f। तो m2 था हमारे पास 5 अपॉन 5 प्लस 2 इज 7 और फोर्स थी हमारे पास 35, तो ये अभी भी हमारे पास 25 न्यूटन ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज समझ में आया? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया, अगर ये फोर्स उठा के वो इधर लगा दे तो क्या अब भी हमारे पास रिजल्ट यही रहेगा? तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन तो अभी भी यही रहेगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस। सो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आप चाहे किसी भी साइड से फोर्स अप्लाई कर दो, सिस्टम पे फोर्स कहीं से भी लगे उसके एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट नॉर्मल रिएक्शन चेक करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये वाला मास रोल में आएगा। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एफ। समझ में आ रही है बात? अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 7 इंटू 35, दैट इज 10 न्यूटन। अब आप देखो यहाँ पे छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो 25 न्यूटन का रिएक्शन मिला, बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन का रिएक्शन मिला। क्लियर हुआ पॉइंट? तो जो कांटेक्ट फोर्स होती है वो सेम नहीं होती अगर फोर्स की डायरेक्शन बदल दी जाती है। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितनी होगी, लेकिन एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। क्लियर? चलो, a weighing machine reads 50 kg for a man in a stationary lift. ठीक है? If lift moves upward with first constant velocity, second constant acceleration of 2 meter per second square, calculate रीडिंग ऑफ मशीन। चलो निकालो, फटाफट करो उसको। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो 50 केजी ही तो रीड करेगा एपरेंट इक्वल टू। और अगर अपवर्ड इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो आपको बताया था कि जो एपरेंट वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कितना
एम Yes, ए sir. से इंक्रीज हो जाता है। तो भैया 50 केजी वो रीड कर रहा है, तो 50 केजी रीड करने का मतलब क्या हुआ, एम कितना हो गया 50 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 5 आ गया, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस एम ए से इंक्रीज हो जाता है, तो 5 इंटू 2 60 केजी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर। ये वाला तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला तो हो गया। ठीक है ना, 60 केजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ये तो कांटेक्ट फोर्स का हमने कर लिया। अब बात आता है स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। जैसा आपने देखा होगा ना कि स्ट्रिंग है, ये मास है, इस मास से को एक थ्रेड से लिया और इसको ये यहाँ पे माणिक पकड़ के खींच रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर ये हमारे पास एम मास होता है, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग से में क्या होता है, जब भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन जनरेट होती है। अब ये टेंशन में कई बार आपने देखा होगा प्रॉब्लम में कि फोर्स सब इक्वल हो जाती है, टेंशन बराबर आती है, कभी टेंशन अलग अलग आती है, कभी ये पुली से होकर चला जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले हमें टेंशन को ध्यान से समझना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो मैं कुछ आपको कंडीशंस बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं फटाफट फटाफट, क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन की बात कर रहे हैं एक तरह से, तो मैं जो डीप में है उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है। तो चलिए, टेंशन होती क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग जिस चीज से बनी है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है वो टेंशन है हमारे पास। जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, एक्टिव होगी, और जैसी वो एक्टिव होगी उसने जनरेट कर दी टेंशन। तो पहली बात, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो इस वाले एंड पे टेंशन होगी इस तरफ, और इस टेंशन ने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया तो इस पे रिएक्शन मिला, ये इसमें टेंशन होगी इस तरफ। तो पहली बात तो ये चीज क्लियर होगी कि जो फोर्स ऑफ टेंशन है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के या जिस साइड से हमने पकड़ा है उसके अपोजिटली काम करती है, ठीक है। दूसरा, हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो इन एक्सटेंसिबल होने का मतलब क्या है, कि जब हमने स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई तो स्ट्रिंग खींची नहीं, स्ट्रेचिंग नहीं हुई इसमें। उससे क्या होता है कि हम इनएक्सटेंसिबल मानने का मतलब हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट उस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, वो वही एक्सेलरेशन लेके आते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग के थ्रू जनरेट हुआ। क्लियर? उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ये हमारा एजम्पशन होता है इनएक्सटेंसिबल। पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, तो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन एट ईच पॉइंट रिमेन सेम, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास एक मास है, ये हमारे पास एक पुली है, और ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दूसरा मास इसके थ्रू कनेक्ट है। तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन बराबर होगी अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। दूसरा केस, अगर ये मासलेस तो है बट नॉट फ्रिक्शनलेस, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तो जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पर टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। यानी कांटेक्ट कहां पे बेटा, यहां पर कांटेक्ट हुआ है स्ट्रिंग का, तो इस पॉइंट की टेंशन कुछ और होगी और इस सेक्शन की टेंशन कुछ और हो जाएगी। इस कांटेक्ट के इधर टेंशन, क्योंकि कोई और कांटेक्ट नहीं है तो टेंशन सेम, इसके इधर टेंशन कुछ और। बात समझ में आया?
तीसरा, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हमारे पास, अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं है, क्लियर, तो टेंशन जो होगी हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी। Tension at each point will be different. इसका मतलब ये भी हमारे पास T1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे T2 होगी, ये हमारे पास T3 होगी, ये हमारे पास T4 हो जाएगी। हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। स्ट्रिंग इज नॉट टाइट एंड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर फोर्स स्ट्रिंग पे डायरेक्ट अप्लाई कर दी गई, यहां पर इस केस में जो मैंने ये टेंशन प्रोड्यूस करी है, ये डायरेक्ट फोर्स नहीं लगी है इस पे, ये ब्लॉक एम लगा हुआ है, इसको अर्थ ने पुल किया mg से, जिसकी वजह से इसमें टेंशन जनरेट हुई। कई बार प्रॉब्लम में क्या आता है कि यहां पर आपने देखो, ये वाला जो केस देखो, यहां पर डायरेक्ट फोर्स लग गई, तो इस एंड पर आपने जब डायरेक्ट फोर्स लगाई तो दिस F विल बी इक्वल्स टू T, तो टेंशन जो होगी वो डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स डायरेक्टली ऑन द स्ट्रिंग, ये तभी होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो या पुश करते हो, तो उस केस में टेंशन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है, वॉट एवर बी द मोशन, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, आदमी मूव कर रहा है या फोर्स के इक्वल हो जाएगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिएगा इस चीज। एक केस और कराता हूं इसमें। अभी तक हमने ये मान के चला है कि जो हमारी स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस, और स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम है, ठीक है, और कितनी होती है, जितने आपने फोर्स अप्लाई करी उसके इक्वल हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रिंग के पास मास है, क्लियर, तो हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होगी। टेंशन इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट। और इसके साथ साथ एक चीज और होगी, तो जहां पर फोर्स लगी है अप्लाइड फोर्स, वहां पर मैक्सिमम टेंशन होगी। टेंशन मैक्सिमम कहां पर होगी, जहां पर आपने अप्लाइड करी है फोर्स, और मिनिमम कहां पर होगी, ऑपोजिट एंड की तरफ। जैसे सपोज ये एक मास m है और ये मेरे पास वो थ्रेड है, और यहां पर आपने इसको पुल किया, और जब आपने इस तरफ इसको फोर्स लगाया, ठीक है, ये आपने फोर्स लगाया, और अगर ये मासलेस थी तो मैंने आपको बोला टेंशन इक्वल थी, लेकिन अब इस केस में इधर जो होगी हमारे पास टेंशन मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पर जो टेंशन आएगी वो मिनिमम आएगी। यानी यहां से टेंशन धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी, और इस पॉइंट पर टेंशन सबसे कम होगी। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, हर स्ट्रिंग की कैपेसिटी होती है कि वो एक लिमिट तक ही टेंशन को बियर कर सकती है। अगर अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो गई तो उसके बाद वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम टेंशन वो बियर करती है दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हर स्ट्रिंग की अलग अलग होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है मटेरियल पे और जितने भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर जो टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो दो तरीके से बन के आएंगी, विदाउट पुली एंड विद पुली। दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल को अलग सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करेंगे।
विद पुली का केस अलग कराऊंगा और विदाउट पुली का केस अलग कराऊंगा, वन बाय वन समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो मैं सिचुएशन करा रहा हूं, सपोज एक मास ये रहा, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ दूसरा मास ये रहा। मैं अभी मान के चल रहा हूं मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास है। ये है हमारे पास मास m1, ये है हमारे पास मास m2, और आपने इसको इधर फोर्स लगा के F फोर्सेस को खींचना शुरू किया। तो अगर इसको F फोर्स लगा खींचेंगे तो इधर टेंशन होगी हमारे पास ये, और ये टेंशन इस पे फोर्स लगाएगी, इधर हो जाएगी टेंशन ये, और जिस तरफ फोर्स लगा है तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन उसी तरफ हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा हमारे पास F इधर, T इधर, ये m1 है, A इधर। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और इस वाले के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T इज इक्वल्स टू m2a। अब T की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, सो बन जाएगा F इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। तो यहां से A निकल गया, नेट फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। देखो सेम रिजल्ट बन के आया। और अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f। सेम रिजल्ट। क्लियर हुआ बेटा? अगर 3 कांटेक्ट हो गए तो 3 कांटेक्ट में भी सेम रिजल्ट बन के आएगा जो हमने वहां पे किया था। आप ट्राई करके देखना, उसमें भी हो जाएगा। कराता हूं, सपोज ये हमारे पास एक सपोर्ट है, यहां से एक मास ये हैंग कर रहा है, फिर एक स्ट्रिंग लग के एक मास ये हैंग कर रहा है, फिर एक स्ट्रिंग लग के एक मास ये हैंग कर रहा है। 3 मास की प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज दिस मास इज m1, दिस वन इज m2, दिस वन इज m3। तो अब बताओ मुझे क्या होगा। देखो इस पर ग्रेविटेशनल पुल आएगा m1g नीचे, इस पर भी ग्रेविटेशनल पुल आएगा m2g नीचे, इस पर भी ग्रेविटेशनल पुल आएगा m3g नीचे। इस m1g की वजह से यहाँ पे टेंशन आ जाएगी T1, इसकी वजह से इसमें टेंशन आ जाएगी T2, इसकी वजह से इसमें टेंशन आ जाएगी T3। जहां पर भी थ्रेड ब्रेक होती है या उनके बीच में अगर आपने कोई नॉट लगा दी, गांठ लगा दी, टेंशन बदल जाएगी। तो 3 स्ट्रिंग तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों पर टेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो बात दूसरी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करा, रिजल्ट सेम आ गया, बट आपको एज्यूम करके चलना है कि तीनों पे टेंशन अलग अलग है। तो तीनों की इक्वेशन बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास मोशन नहीं है, सिस्टम में कोई मोशन नहीं है, तो ए कितना हुआ 0। और अगर ए 0 हुआ तो एक बात बताओ, 1 बाय 1 सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस वाले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बनेगी T1 इज इक्वल्स टू m1g, इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी। देखो बेटा यहां पे इधर T1 है तो इधर यहां पे T1 भी होगा। इसमें 2 फोर्सेस, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए T1 भी काम कर रहा है नीचे, और इसका m2g भी नीचे काम कर रहा है, और यहां पर T2 आया है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस m2g। और T1 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो दिस T2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू g। थर्ड वाले ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। थर्ड वाले ऑब्जेक्ट पे यहां पर टेंशन हो जाएगी, T2 साथ में आ जाएगी, क्योंकि ये T2 है तो यहां पे T2 भी काम करेगा। तो T3 विल बी इक्वल्स टू m3g प्लस T2। अब T2 की वैल्यू निकाल लो वहां से, तो T3 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। ये प्रॉब्लम मैंने क्यों कराई, आप समझो इसको। जब हमारे पास इस तरीके से ये हैंगिंग होती है, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेंशन किस में होगी थ्रेड में, तो सबसे ऊपर वाले में, क्योंकि इसके नीचे 3 मास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। अगर इसकी बात करेंगे तो इससे ऊपर वाले का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नीचे वाले का रोल होगा m1 प्लस m2g। और इसकी बात करेंगे इस थ्रेड की, तो इस पे सिर्फ इसका रोल होगा, क्योंकि नीचे एक ही मास है। तो जितना मास नीचे होता है सिर्फ वही हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ऊपर वाले की हमें बात करनी है। ये चीज क्लियर हुई। दूसरा केस,
अगर हमारे पास इसके पास मोशन हो जाता है, ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तब हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है बेटा, तो उस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस वाले का, तो देखो ये क्या हो जाएगा, m1g नीचे की तरफ, टेंशन T1 ऊपर की तरफ, और ए एक्सेलेरेशन से नीचे, तो नेट फोर्स हो जाएगी m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1a। समझ में आया? अब जब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें ए एक्सेलेरेशन में आ जाएगा, इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे इसमें भी ए एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो बाकी को भी सॉल्व कर लोगे आराम से। जो दूसरे वाला ब्लॉक है, m2g डाउनवर्ड है और T2 डायरेक्शन टेंशन नीचे, T1 टेंशन भी नीचे है और T2 टेंशन ऊपर है और ए एक्सेलेरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, m2g प्लस T1 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू m2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. अब इसमें वहां से आपने जो वैल्यू है इसकी, T1 की वैल्यू यहां से निकाल लो। T1 कितना आ जाएगा, m1 इंटू ए प्लस जी, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो तो T2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा m2g प्लस m1 a प्लस जी माइनस T2 इज इक्वल्स टू m2a g माइनस a, 2g माइनस m प्लस m1g minus m1a minus m2a that is equals to T2. So this T2 is equals to m1 plus m2 into g minus a. This is the result. इसी तरीके से थर्ड ऑब्जेक्ट होगा, उसमें जो हमारे पास टेंशन आएगी T3, इसका हमारे पास m3g डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर टेंशन T2 होगी, नीचे की तरफ ये एक्सेलेरेशन से आ रहा है, तो अगर T3 निकालूंगा सीधा हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस ए। यहां से भी एक रिजल्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ रिजल्ट? अगर ये सिस्टम ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है तो क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी डाउनवर्ड है, ठीक है, ए भी डाउनवर्ड है, तो जी माइनस ए इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन। और इस केस में हमारे पास m1 इंटू जी माइनस ए, m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस ए, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस ए, दैट्स ऑल। अगर ये हमारे पास ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है तो m1 इंटू जी प्लस ए, m2 प्लस m1 इंटू जी प्लस ए, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी प्लस ए। बात समझ में आया? पास इन थ्रेड से स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए गए, और यहां पर हमारे पास कुछ m रख दिया, तो बताओ ये वाला स्प्रिंग कितना रीड करेगा? mg ही रीड करेगा। अगर हमारे पास स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हर स्प्रिंग की रीडिंग उतनी ही होगी जितना हमारे पास लोड अप्लाई होगा, mg। बात समझ में आया? Yes, sir. अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उस केस में जो हमारे पास स्प्रिंग की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, जितने स्प्रिंग होते हैं अप्लाइड लोड अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंग। अगर 2 स्प्रिंग लगे हैं डिवाइड बाय 2, 10 लगे हैं डिवाइड बाय 3, 50 लगे हैं डिवाइड बाय 50, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अप्लाइड लोड अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग। ये आती है प्रॉब्लम एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाते हो कई बार आप लोग। स्प्रिंग की तो बात अलग है, रॉड तो के पास तो मास होता है, रॉड की सिचुएशन है कि ये मास कैरी करती है। सपोज ये आपके पास एक रॉड है जिसका मास है m और इसकी लेंथ है हमारे पास l। इस रॉड के इस एंड पे आपने एक फोर्स लगा दी F,
तो जब फोर्स लगा दी तो आपको पता है कि हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। एफ फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए ये रॉड पूरी की पूरी ए एक्सेलेरेशन से ट्रेवल करने लगी, तो आप मुझे बताओ अगर इस रॉड का जो मास है वो m है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा m/l, ठीक है। आप इसको इस पे एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, यहां से यहां तक, सपोज इट इज द लेंथ x, तो इस लेंथ का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, तो ये हो जाएगा मास ऑफ दिस सेक्शन x लेंथ। अब अगर मुझे यहां पर निकालनी है कि x डिस्टेंस पे रॉड के इस एंड से x डिस्टेंस पे बताओ कि यहां पर कितना टेंशन जनरेट हुआ, तो बेटा इस पॉइंट पर जब टेंशन निकालना है तो इसके इधर का मास अलग कंसीडर करो, इसके इधर का मास अलग कंसीडर करो, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि भैया एक सेक्शन ये रहा, बीच में एक हल्की सी थ्रेड है, एक सेक्शन ये रहा, और ये हो गया एफ। इधर का सेक्शन हो गया हमारे पास mx, तो इधर का कितना रह जाएगा हमारे पास? m माइनस एम एक्स, पूरे मास में से इतना माइनस कर दो, क्लियर। और जब टेंशन निकालते हैं तो टेंशन का फॉर्मूला आपको बताया था, तो टेंशन कितना था हमारे पास? ये वाला सेक्शन m माइनस एम एक्स अपॉन टोटल मास इनटू फोर्स। आ गया आपका आंसर, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। yes, निकालेंगे m माइनस m अपॉन एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा, एम एक्स की जगह पे वैल्यू करेंगे तो m कॉमन आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एल, m से m कैंसिल हो गया, तो t कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एफ। आप इसको डेराइव करना, आपका रिजल्ट यही आएगा। तो एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको बताना है कि रीडिंग कितनी होगी इसकी। बताओ इसकी रीडिंग कितनी होगी? जो होगी वो टेंशन ही तो होगी, yes sir, तो आपको टेंशन निकालनी है इस प्रॉब्लम में। निकालो फटाफट, टेंशन कितनी होगी? अरे जब दोनों तरफ ये बराबर है, इक्विलिब्रियम है, तो कोई भी मूव नहीं कर रहा, तो ये 10 ही तो होगी। हाँ वो तो गया सॉल्व, सॉरी 10 केजी है ना, 100 हो जाएगी, 10 जी 100 न्यूटन हो जाएगी। समझ में आया? yes sir, अगर हमारे पास सपोज ये इस तरह का कुछ सिचुएशन दे दिया और यहां पर हमारे पास अब ये 10 केजी है और ये भी 10 केजी है, अब बताना रीडिंग कितनी होगी? सर अभी भी इक्विलिब्रियम में है ये। इक्विलिब्रियम में ही होगा ना, दोनों 10 10 केजी, 100, और ये मासलेस। ये सर 100 होगी। 100 की होगी, टोटल मास कितना हैंग कर रहा है? 20 है, तो ये 20 जी को रीड करेगा ना, 200 न्यूटन होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा ऐसा क्यों हुआ? हाँ बेटा ये जो स्प्रिंग होगा ये इस टेंशन को रीड करेगा, और ये टेंशन किसके इक्वल होगी? तो मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। देखो यहाँ पे ये भी हमारे पास mg डाउनवर्ड, ये भी हमारे पास mg डाउनवर्ड, तो यहाँ पे टेंशन आ गई बराबर, T1 कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर टेंशन T2 है तो इस पुली के लिए देखो हमारे पास T1 प्लस T1 डाउनवर्ड और T2 ऊपर, तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, और T1 किसके इक्वल है हमारे पास? mg के। तो कितना आया बेटा? 2 mg आया या नहीं आया? तो जितनी स्ट्रिंग होती है उतने टाइम काउंट कर दो उसको, अगर ये हमारे पास 30 डिग्री पे है तो। अब ये जो स्प्रिंग होगा ये इस टेंशन को रीड करेगा, तो देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। mg डाउनवर्ड, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, बेसिकली टेंशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी इससे,
mg sin थीटा से। तो जो t है वो है हमारे पास mg sin थीटा, और वही स्प्रिंग की रीडिंग है। तो 10 into 10 sin 30, तो 100 into sin 30 इज 1/2, तो 50 न्यूटन आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब हमारे पास जो केस आता है वो आता है पुलिस सिस्टम। तो पहली चीज हम क्या मान के चल रहे हैं? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, आइडल पुली की कंडीशन ये होती है। आइडल स्ट्रिंग वो भी हमारे पास क्या होता है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होगी? स्ट्रिंग की। ये आइडल कंडीशन है। क्लियर? अच्छा, तो अब यहां पे फर्स्ट केस में सिचुएशन करा रहा हूं। ये हमारे पास एक पुली है और ये हमारे पास मास m है, और इधर भी हमारे पास एक मास m है। अभी कराया था मैंने। तो क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी। पुली जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो यानी यहां पर टेंशन बराबर होंगी। एम आई राइट? और क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ मास इक्वल है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ बेटा? 0 सिस्टम का। क्योंकि इस पर इधर भी हमारे पास mg डाउनवर्ड है, इधर भी हमारे पास mg डाउनवर्ड है, तो दोनों तरफ इक्वल वेट है, तो कोई मोशन है ही नहीं। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? T बिकम इक्वल्स टू mg, और टेंशन इन दिस, अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल रिएक्शन देता हूं, और दिस R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T, दैट इज ट्वाइस ऑफ mg। अगर इस पुली का कुछ ना कुछ मास होता तो वो भी ऐड हो जाता। अगर इस स्ट्रिंग का कुछ मास होता तो वो भी ऐड हो जाता। लेकिन ये भी हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया। बात समझ में आया? यस अगर अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे, तब क्या होगा? तो इसको एज अ एलिवेटर की सिचुएशन से सॉल्व कर लेना। लेकिन अगर हमारे पास m1 और m2 ये मास बदल जाए, तब क्या होगा? तो इसका ये m1g डाउनवर्ड हो जाएगा, इसका ये m2g हो जाएगा। सपोज हमारे पास m1 इज ग्रेटर देन m2, तो उस केस में मोशन नीचे की तरफ हो जाएगा इसका, और इसका मोशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस वाले के लिए इक्वेशन बनाओ, क्या हो जाएगी? m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। इस पे जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी t माइनस m2g। इसमें मोशन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाली हमारे पास डोमिनेट करेगी m1g माइनस टी। दोनों इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू g, और जो टेंशन निकल के आएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। Tension is always equals to the twice of product of mass upon sum of masses into g. Acceleration is difference of masses upon sum of masses into g. क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ये तो था पूरा वर्टिकल हमारे पास केस। दूसरा हमारे पास हो गया हमारे पास सिचुएशन कि सपोज ये हमारे पास एक मास है m1, ये हमारे पास इस पुली के थ्रू जा रहा है, और यहां पर हमारे पास मास हो गया m2।
तो ये हमारे पास ये एक्सेलेरेशन से नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा। इनएक्सटेंसिबल है तो टेंशन हर पॉइंट पर सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडल केस लेके चल रहा हूं, तो उस केस में देखो इसका m2g डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा m1a दैट इज इक्वल्स टू t। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बात आती है कि टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। जब आपको ये वाला केस पता है ना बेटा, एक्सेलेरेशन इज m1 माइनस m2, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हटा दो बस। हॉरिजॉन्टल कौन था? m1 था, तो जो एक्सेलेरेशन था वो कितना था हमारे पास? m1 m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। अब हॉरिजॉन्टल वाला जीरो है तो इसको जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा आंसर m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, वही आएगा रिजल्ट। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो टेंशन इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन आधी हो जाती है, उधर हमारे पास ट्वाइस होता था, तो इसका आधा कर दो। से पूछा जाए कि अब बताओ इस पुली ने यहां पर कितना रिएक्शन दिया इस पॉइंट पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिएक्शन देखो किस तरीके से आएगा, ये रिएक्शन है, तो बेसिकली ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, इन दोनों टेंशन का। तो जो आर होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ टी, और टेंशन आपने निकाला है, तो दिस इज √2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपके पास इसका पुली का रिएक्शन होगा। क्लियर? डन हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट, सपोज एक पुली ये लगी हुई है, एक पुली ये लगी हुई है, यहां पर हमारे पास एक मास है, और यहां पर भी एक मास है, यहां पर भी एक मास है। दिस वन इज m1, दिस वन इज m2, दिस वन इज m, and the whole system is moving in this direction with acceleration a. So this one will move like this with a, this one move upward with a. Clear? अब एक चीज देखो, अब ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक है, तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगी। मान लीजिए इसमें टेंशन बनी T1, इसमें टेंशन बनी T2। तो अगर मैं इस वाले के लिए इक्वेशन अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1a। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए अप्लाई करो तो क्या हो जाएगी? T2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके लिए अप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2, ये T1 है, इज इक्वल्स टू m इंटू a। इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन बन गई, तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। सॉल्व करके एक्सेलेरेशन आएगा हमेशा m1 माइनस m2, क्योंकि ये जीरो होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m टोटल मास इंटू जी। सॉल्व करके देख लेना बेटा, यही आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से आती है, हाँ जी बेटा, कुछ नहीं सर, कुछ। सपोज दिस वन इज m1, दिस वन इज m2, और ये नीचे की तरफ a एक्सेलेरेशन से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उस a एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन हर पॉइंट पर बराबर ही होगी। इस वाले को हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, m2g डाउनवर्ड इफ दिस एंगल इज थीटा। इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये बन जाएगा m2g साइन थीटा। तो इस वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन बनेगी तो बनेगी t माइनस m2g साइन थीटा
इज इक्वल्स टू m2a, और इसके लिए इक्वेशन बनेगी हमारे पास, mg डाउनवर्ड होगा इसका, ये हो जाएगा m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, मोशन के अलोंग उसको सॉल्व कर देना है, आपके आंसर आ जाते हैं। समझ में आए?